शाहजेब ये बताइएगा, दूसरे दिन में दूसरा बड़ा इस्तीफा आ जाता है, जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। आप आने वाले दिनों में इन दो बड़ी खबरों के क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही हैरान कुन खबर है और अनएक्सपेक्टेड खबर है। ज़ाहिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब हों, ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बड़ी करीब से चीज़ें देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर के दबाव पर ज़रूर बात आ रही थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस है, बट जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका परसों इख्तिलाफी नोट सामने आया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उनमें वजन नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कल वो रिजाइन करते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, और आज जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें अभी कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना है, तकरीबन 10 माह बाद उन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, और ज़ाहिर बहुत सारी बातें की जा रही थी कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या केमिस्ट्री होगी, किस तरीके से, और ज़ाहिर बहुत ज़्यादा एक हमदर्द जज ख्याल किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा हमने देखा मॉनिटरिंग जज थे नवाज शरीफ के खिलाफ, बहुत करीब थे जस्टिस साकिब निसार के, फिर उसके बाद बहुत करीब थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के। जो हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल जी के 3 रुकनी बेंच का था, जिन्होंने मुतादिद कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए जो कोर्ट नहीं हो सकते हैं, अदालत को तकसीम दर तकसीम कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन वही मॉनिटरिंग जज थे जो कि नवाज शरीफ के ऊपर जो JIT बनी थी, उस JIT ने तहकीकात करनी थी, और जो हीरे चुने गए थे वो सारा का सारा मामला, और फिर एहतसाब अदालत में जब ट्रायल चला तो ये मॉनिटरिंग सारी की सारी जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ में थी। उनका इस मौके पर अचानक इस्तीफा दे देना बहुत सारे सवालात उठाता है। कल से ये खबर थे तो जाहिर है गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी क्या शिकायत आएंगी, क्या रेफरेंस आएगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पास्ट है। ऑडियो लीक्स में अगर वो खुद नहीं थे तो ऑडियो लीक्स में उनका जिक्र था, मुतादिद फैसले जो कि इंतहाई मुतनाज़े थे, जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसमें सब इन्वॉल्व थे। मगर अचानक उनका इस्तीफा दे देना बगैर किसी शिकायत के, क्या राह फरार उन्होंने इख्तियार की है किसी शिकायत से बचने के लिए, रेफरेंस से बचने के लिए, सवाल उठा रहा है। शाहजेब, आपकी जानिब आते हैं, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिन 2 जजेस के ऊपर एतमाद का इजहार किया, बार बार किया, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जिन्हें बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दिया गया, और जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें हर बेंच में लाजिम हिस्सा बनाया जाता था, तकरीबन 99% बेंचेस में वो हिस्सा होते थे। 2 बड़े जो वो साथी थे वो चले गए इस वक्त इस्तीफा देकर, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आया चाहता था जिसकी बुनियाद पर ये फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे एजाजुल एहसन साहब को अपने लिए कोई खतरा ना महसूस हो रहा हो और वो उसके बावजूद रिजाइन कर जाएं। खतरा तो उन्हें महसूस हो रहा होगा, मगर सवाल ये है कि इंसान रिजाइन उस वक्त करेगा जब खतरा जेन्युइन होगा और उसे पता होगा कि उसके खिलाफ सबूत इस नोयत के हैं कि वो इस चीज का सामना नहीं कर पाएगा। वरना रेफरेंस तो जैसे काजी फैसल साहब के खिलाफ भी आया था, और उस रेफरेंस के बाद पूरा सोशल मीडिया फिर साथ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नैरेटिव, उसके वुज़रा, फिर एस्टैब्लिशमेंट, जनरल फैज हमीद, दीगर जमातें सब पड़ गए थे जनरल फैज हमीद के कहने पर जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ FBR इस्तेमाल हो रहा था, शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट इस्तेमाल हो रहा था, मगर उन्होंने सामना किया, उनकी अहलिया ने सामना किया। अभी एक अजीब बात है कि आपने 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना है इस मुल्क का और आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि आपके खिलाफ कुछ होने वाला है तो आप सामना करते हैं जिस तरीके से जैसे काजी फैसल ने किया था। आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे। आज एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। पहले ये होता था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आती थी, ऐसे में जज अगर इस्तीफा दे जाए तो केस क्लोज हो जाता था, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने परसू करने का फैसला किया जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के से मुतालिक इल्जामात को। तो ये कितना अहम नुक्ता साबित हुआ होगा, या लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ होगा कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन भी रेफरेंस आने के बाद इस्तीफा देते फिर कार्रवाई तो होती, तो शायद ये एक मोड़ या वजह बनी हो। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप वजी के। ये एक ऐसी वजह हो सकती है कि आज से पहले रिवायत ये थी कि एक जज ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो फिर अपनी पेंशन ले, जो इल्जामात थे वो पीछे गए और वो अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे नहीं बढ़ती थी। मगर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ कि जैसे मज़ाहिर नकवी के हवाले से ये फैसला किया गया कि जी आप मुस्ताफी तो हो गए हैं, मगर आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग थी वो आगे बढ़ाई जाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने, इससे पहले कि उनके खिलाफ रेफरेंस आता, क्योंकि
कि अगर रेफरेंस आ जाता, शो कॉज हो जाता और उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती और मामला सारे के सारे अवाम के सामने आते, वो मुस्ताफी हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को अपने खिलाफ क्या ऐसे इल्जामात नजर आ रहे थे कि जिसके को सामने आने से और जिसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उन्होंने राह फरार इख्तियार की है, बजाय इसके कि उसका सामना किया है। चीफ जस्टिस बनना कोई छोटी बात नहीं है इस मुल्क का, और कौन है जो चीफ जस्टिस बनने से 10 माह पहले अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएगा? और वो शख्स जो कि एक पूरा धरने का हिस्सा था। जस्टिस उमरता बंदियाल के इस मुल्क में जितनी आईनी और सियासी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं और 2017 के बाद जो तहस नहस किया गया इस मुल्क को एक वजीर आजम को निकालने के लिए और इमरान खान साहब को लाने के लिए, उसका मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। बल्कि जितने जजेस मरकजी किरदार थे उनका उन मरकजी किरदारों में से भी एक मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। ये मॉनिटरिंग जज थे उन सजाओं के लिए जो आज सारी ओवरटर्न हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई, मरीम नवाज साहिबा को जो सजा हुई, वो सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी गई है। हालांकि उनकी मॉनिटरिंग ये जज कर रहे थे एजाजुल एहसन साहब। एक रिवायत पहली दफा बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी से डेफिनेशन निकाल के मुल्क के वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया था और मुल्क का हाल बुरा किया गया था, मुल्क की सियासत मुआशरा सबको तबाह किया गया था। उसके बहुत मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। और कोई किसी खतरे को देखते हुए अपने चीफ जस्टिस बनने से 10 महीने पहले राय फरार इख्तियार कर लेना, इस बात का दिफा कर कौन सकता है कि जी आपने बजाय इसके कि सामना करते अगर आप पर इल्जाम कोई लगने वाला था और वो झूठा इल्जाम था और आपको लग रहा है और आप उससे पहले रिजाइन कर दें। अच्छा शाहजेब, आप ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी की है कि एक प्रोजेक्ट को 2018 में इंस्टॉल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में हमने देखा कि मुख्तलिफ किरदार बिठाए गए और किस तरह से सियासी इंजीनियरिंग की गई। आपको लगता है कि हम वो वक्त अब विटनेस कर रहे हैं कि तमाम गलतियों को अंडू किया जा रहा है, कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम क्या? गलतियां अंडू से ज्यादा ऐसा लगता है कि जो किरदार थे उस सारे के सारे निजाम के 2017 से, तो वो एक एक करके गिर रहे हैं। पहले जाहिर है जनरल बाजवा चाहते थे उन्हें एक्सटेंशन मिले, वो उन्हें नहीं मिली। फिर जनरल फैज हमीद DGISI रहे, ये इमरान खान चाहते थे, नहीं रह सके। फिर उनको आर्मी चीफ बनना था जो 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो नहीं बन सके। इमरान खान अपने 5 साल पूरे नहीं कर सके। तो एक एक करके ये सब हुआ। फिर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, इमरान खान ने आखिर तक कोशिश की मगर वो भी नहीं हो सका। और उसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा, जिनके लिए पूरी कोशिश की गई थी कि वो चीफ जस्टिस ना तो क्या जज ही ना रहे, और अपने खानदान समेत उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो मुल्क के चीफ जस्टिस बन गए। जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बन गए। और फिर वो जो किरदार थे वो अब एक एक करके गिर रहे हैं। तो उमरता बंदियाल तो रिटायर हो गए, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल उनका करियर रहा, मगर नकवी हो और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें 10वां बाद चीफ जस्टिस बनना था, ये वो किरदार हैं एजाजुल एहसन साहब खास तौर पर, जो इस पूरे के पूरे निजाम का जो 6-7 साल में तबाही हुई है इस मुल्क की, उसका मरकजी किरदार थे। जो सियासी मुआशी और माशरती तबाही इस मुल्क की हुई है उसका मरकजी किरदार थे ये इंसान। अब कोई ऐसी चीज के जी जो इनके खिलाफ शिकायत आनी थी जिसकी सिर्फ कयासराइयां हो रही थी, उससे डर के आप पहले ही मुस्ताफी हो जाएं बजाय इसके आप सामना करें। हालांकि 8-10 महीने आपने निकालने थे और फिर आपने चीफ जस्टिस बन जाना था मुल्क का। क्या ऐसे इमीडिएट नौयत की मामला थे जिनका वो सामना करने को तैयार नहीं थे? हालांकि 2 दिन पहले उनका ऐसा इख्तिलाफी नोट आया जिसमें वो बयान कर रहे थे कि नकवी साहब के खिलाफ ये जो इल्जाम है उसमें वजन नहीं है। ये बहुत सारे सवाल पैदा करता है कि वो एक एक किरदार उस हाइब्रिड रजीम को जिस तरीके से बनाया गया, जिसके अज़ाहिरा मसरात आज तक भुगत रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मुल्क में शायद एक खालिस जमहूरी हुकूमत मुश्किल ही देखने को मिले। जो मिले वो हाइब्रिड ही सूरत में मिले। 16 माह की हुकूमत भी एक हाइब्रिड ही हुकूमत थी कि जिसकी बुनियाद 2018 में पड़ी। उसके बाद अब मुल्क एक हाइब्रिड रजीम से निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, मगर बुनियाद रखने वालों का में जो चेहरा है वो जैसे एजाजुल एहसन को भी जाता है, जो आज माजूद के साथ ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने कोशिश की है पतली गली से निकलने की, बजाय इसके कि इल्जामात का सामना करने के। चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे वो, और इस तरीके से जो आज वजी ने भी बड़ी आम बात की कि जो फैसला हुआ जैसे काजी फैसला साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि सिर्फ आप मुस्ताफी होके फरार नहीं हो सकते, आपको भुगतना पड़ेगा इल्जामात को। उसके फौरन बाद एजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे देते हैं कि उनकी मेरे खिलाफ भी शिकायत ना आ जाए और फिर वो मुंतकी इंजाम तक ना पहुंचे। तो ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक और एंगल से शायद हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। परसों रात एक नोट सामने आया था, लिखा पहले गया था जस्टिस एजाजुल एहसन का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। उन्होंने पूरा जोर जो है वो दिया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को। उन्होंने कहा था बेसलेस हैं, इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उसमें सब्सटेंस नहीं है। ऐसे में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा कितना बड़ा ब्लो बैक साबित हुआ होगा जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए कि वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। देखिए, एक बात तो तय थी ना कि धड़े के तौर पर सुप्रीम कोर्ट चलाई जा रही थी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने जो एक जुल्म किया अदालत के साथ, वो ये किया कि उसे धड़ों में तकसीम दर तकसीम कर दिया
پہلے تو ظاہر ہے بہت سارے ججز نے مل کے جس کو قاضی فائزہ کو ٹارگٹ کیا، وہ جو رجیم تھا اس کے جتنے بھی کردار تھے ان سب نے مل کے جس قاضی فائزہ کو ٹارگٹ کیا. یہ وہی رجیم تھا جس میں کوئی سویلین مافیا کہتا تھا سیاست دانوں کو، کوئی گاڈ فادر کہتا تھا سیاست دانوں کو. تو اس پورے رجیم نے کا پہلا ٹارگٹ جس میں قاضی فائزہ تھے، مگر اس کے بعد جو دھڑوں میں تقسیم ہوتی گئی عدالت، وہ اس وجہ سے گئی کہ آپ نے جیسے قاضی فائزہ جب بچ گئے اور کچھ ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ جیسے قاضی فائزہ کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، تو وہاں سے تقسیم شروع ہوئی اور وہ تقسیم اتنی بڑھ گئی کہ پھر جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو یہ نظر آنے لگا کہ ججز تو صرف 3 ہی ہیں سپریم کورٹ میں، باقی سب تو فارغ ہیں، انہیں کوئی اہم مقدمات دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن اس ملک کے سارے فیصلے کریں گے. اور ان مشکل اور اس سارے فیصلوں میں پہلے انہوں نے پنجاب کا کرائسس پیدا کیا. پنجاب کا کرائسس حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے لیے اور تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دینے کے لیے آئین کو اس طرح لکھ دیا کہ بینچ کے 2 ممبرز نے کہا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. پھر جب عمران خان صاحب پروٹیسٹ کرتے نظر آ رہے تھے اور یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ جو انڈرٹیکنگ خود دی گئی تھی سپریم کورٹ میں اسی کی خلاف ورزی کر گئے ہیں اور ڈی چوک میں آگے عمران خان صاحب، تو ہمیں ججز سے یہ ریمارکس نظر آتے تھے عمرتا بندیال اور دیگر ججز سے کہ ہو سکتا ہے ہمارا پیغام عمران خان تک نہ پہنچا، حالانکہ ویڈیوز موجود تھی کہ جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ تو وہ ہائیبرڈ رجیم تھا جس نے جسٹس قاضی فائزہ کو ٹارگٹ کیا، وہاں سے اپنی عدالت کو تقسیم کرنا شروع کیا اور پھر تقسیم اتنی ہو گئی کہ 3 ججز تک عدالت محدود رہ گئی تھی جسٹس عمرتا بندیال کے ٹینیور میں. پھر ظاہر ہے نون لیگ نے کمپرومائز کیا، انہوں نے کچھ اور ججز ہائر کی عدالت میں تعینات کیے اور اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ہر فیصلہ آگے بڑھنے سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا تھا. آڈیو لیکس آئیں اور آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جیسے قاضی فائزہ کی سربراہی میں کمیشن بنا تو اس کمیشن کی پہلی میٹنگ کے بعد اسے کام کرنے سے روک دیا گیا. پھر ایک لا آیا جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو اس لا پر عمل درآمد سے روک دیا گیا، اسے سسپینڈ ہی رکھا جس عمرتا بندیال نے اپنے پورے کے پورے کریئر میں. تو یہ اب ایسا لگ رہا ہے تاش کے پتوں کی طرح گر رہا ہے. یہ جو ایک دھڑا بنایا گیا تھا اپنا، اس کے 2 مرکزی کردار اچانک ایک دن کے فرق سے مستعفی ہو گئے ہیں بجائے اس کے الزامات کا سامنا کرتے ہیں.